हेलो एवरीवन। तो आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया होंगे, जो भी जहाँ हैं मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पे धारा 302। क्या धारा 302 का विवरण भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अनुसार क्या जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और साथ ही आर्थिक दंड से भी दंडित किया जाता है। हम सभी को पता है, जो कोई भी समाज में कोई भी अपराध करता है उसे क्या किया जाता है, उसे आर्थिक तौर पे दंड दिया जाता है या उसे मृत्यु दंड दिया जाता है या आजीवन कारावास दी जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देंगे जो धारा 302 है। इसमें क्या अपराध आता है, तो इसमें हत्या करना, सजा मृत्यु दंड या आजीवन होता है, कारावास प्लस आर्थिक दंड भी। जो 302 के तहत है उसमें कारावास तो होती है, साथ साथ उसके आर्थिक दंड भी होता है। यह एक गैर जमानती संयोग्य अपराध है और सत्य न्यायालय द्वारा विचारणीय है। यह अपराध समझौता करने योग्य नहीं है। जो ये धारा 302 के तहत आता है इसमें समझौता कुछ नहीं किया जाता। इसकी अगर हम बात करें, हमें अक्सर सुनने और पढ़ने को मिलता है कि हत्या के मामले में अदालत ने आईपीसी की यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मुजरिम को हत्या दोषी पाया। ऐसे में न्यायालय दोषी को मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है, सभी को पता है। फिर भी काफ़ी लोगों को अभी भी धारा 302 के बारे में हमारे समाज में पता नहीं है और ना ही इसके बारे में सही से ज्ञान है। आइए चर्चा करते हैं कि क्या है भारतीय दंड संहिता की धारा 302। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 यानी मायनों में यदि महत्वपूर्ण है, हत्या के आरोप व्यक्तियों पर इस धारा के तहत ये मुकदमा चलाया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 हत्या के लिए दंड। क्या जिसने भी हत्या की है उसे या तो आजीवन कारावास या मृत्यु दंड या हत्या की गंभीरता के आधार के साथ साथ जुर्माने की सजा दी जाएगी। हत्या से संबंधित मामलों में न्यायालय के लिए विचार का प्राथमिक बिंदु अभियुक्त या इरादा और उद्देश्य है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि अभियुक्त या उद्देश्य और इरादा इस धारा के तहत मामलों में साबित हो रहा है या नहीं। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। यह अपराध किसी भी प्रकार से समझौता करने योग्य नहीं है। धारा 299 आईपीसी के अंतर्गत हत्या को परिभाषित किया जाता है। हत्या के आवश्यक तत्व क्या क्या है? हत्या की आवश्यक सामग्री भी इन धारा में शामिल है। क्या इरादा, मौत का कारण बनने का इरादा होना चाहिए। मौत का कारण आपराधिक कृत्यों को इस ज्ञान के साथ साथ किया जाना चाहिए कि कृत्य दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकता है। शारीरिक चोट, ऐसी शारीरिक चोट का इरादा होना चाहिए जिससे मृत्यु होने की संभावना हो। उसके बाद ए बी की उसकी, जैसे कोई ए है, बी को उसकी हत्या करने के इरादे से गोली मारता है, नतीजतन बी की मृत्यु हो जाती है, हत्या ए द्वारा की गई। डी जानबूझकर सी को एक तलवार से काट देता है जो प्रकृति के साधारण घटनाक्रम में किसी भी मौत का कारण हो सकता है। परिणाम स्वरूप सी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ डी हत्या का दोषी है, हालांकि वह सी की मौत का कारण नहीं था। इन उदाहरणों से आप समझे होंगे। धारा 302 के तहत सजा भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में हत्या की सजा का प्रावधान। इस धारा के अनुसार जो कोई भी हत्या करता है उसे निम्न सजाओं से दंडित किया जाता है। या तो मौत दी जाती है, आजीवन कारावास दी जाती है, दोषी को जुर्माना दिया जाता है। आईपीसी की धारा 302 के तहत सजा आपके प्रकार नीचे दी गई है। मौत की सजा, मृत्यु दंड एक कानूनी प्रक्रिया है। इसके तहत किसी व्यक्ति को जघन्य अपराध के लिए सजा के रूप में राज्य द्वारा मौत की सजा दी जाती है। भारत में मौत की सजा दुर्लभ मामलों में दी जाती है। किसी अपराध के लिए दुर्लभतम मामला होने के मानदंड को भी परिभाषित नहीं किया जाता। एमनेस्टी इंटरनेशनल के आंकड़ों के अनुसार 2007 में कम से कम 100 लोग, 2006 में 40, 2005 में 77, 2002 में 23, 2001 में 33 लोगों की मौत की सजा दी गई, लेकिन अमल नहीं किया गया। आजीवन कारावास, एकांत कठोर और सरल कारावास। 3 प्रकार के कारावास होते हैं। क्या एकांत, कठोर और सरल कारावास। आजीवन कारावास का मतलब है कि व्यक्ति अपने जीवन काल के लिए कैद कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में यह प्रावधान है कि कुछ प्रकार के दंड हो सकते हैं जहां आजीवन कारावास की सजा का एक स्वीकृत रूप है। वर्ष 1955 में आजीवन कारावास की सजा को आजीवन कारावास के साथ बदल दिया गया। भारतीय 302 के अनुसार आजीवन कारावास की हत्या करने की सजा है। आजीवन कारावास मृत्यु दंड की तरह हिंसक सजा नहीं है, लेकिन यह भी आरोपी को समाज को प्रभावित करता है। जुर्माना, हत्या के लिए आरोपित व्यक्ति को अदालत द्वारा निर्देशित सजा के साथ साथ जुर्माना देने के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है। दोषी द्वारा अदा किए जाने वाले जुर्माने की मात्रा न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगी। अदालत इस बात पर भी विचार कर सकती है कि हत्या किस तरीके से की गई और पूरी तरह से दिमाग लगाने के बाद
आरोपी द्वारा भुगतान किए जाने वाले जुर्माने की सही राशि का भुगतान करेगा। हत्या और मानव वध में क्या अंतर है? सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, हत्या और मानव वध में क्या अंतर है? एक हत्या तब होती है जब एक व्यक्ति या समूह दूसरे के जीवन को समाप्त करने के पूर्व निर्धारित उद्देश्य के साथ दूसरे को मारता है, जबकि गैर इरादत हत्या एक ऐसा कार्य है जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उस हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जाता इरादा। इसके अलावा एक हत्या को हत्या के रूप में वर्गीकृत करने के लिए हत्या का कृत्य और गैरकानूनी होना चाहिए और दुर्भावनापूर्ण सोच के साथ किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ प्रणालियों में गैर इरादत हत्याओं में किसी को मारने या उसकी मौत का कारण बनने का अपराधी शामिल है, लेकिन जानबूझकर नहीं। गैर इरादत हत्या में इरादा और मौत का कारण बनने की संभावना कम होती है, जबकि हत्या में इरादा और मौत का कारण बनने की संभावना अधिक होती है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, आप चाहे तो इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हो। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे खुद से क्रिएट किया है। उसके बाद आगे देखते हैं। हत्या के मुकदमे में नाबालिग को सजा। बच्चे हर देश का भविष्य होते हैं, चाहे इंडिया हो, नेपाल हो, चाइना, पाकिस्तान, कोई भी कंट्री हो। वहाँ पे क्या होता है, बच्चे जो हैं, हमारे जो बच्चे हैं वो देश के भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास जैसे प्रमुख दंड प्रावधान करने से पहले सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा। सजा सबूत के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। जस्टिस लोकर, जो सुप्रीम कोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के अध्यक्ष हैं, ने कहा कि प्रत्येक ने कहा कि बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों से संबंधित हर मामलों में किशोर दोषियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति जो लगभग 17 या 18 साल के करीब है, उसे केवल इसलिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता क्योंकि उन्होंने जघन्य अपराध किया। सभी साक्ष्यों से गुजरने के बाद उचित निष्कर्ष प्राप्त किया जाना चाहिए जो मामले से संबंधित। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2000 के अनुसार अपराध के समय 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। क्या? जो लड़के की उम्र 18 साल से कम है और उन्होंने कोई अपराध किया है, ऐसा 302 के तहत अगर कुछ होती है तो उन्हें मौत की सज़ा नहीं दी जा सकती। 2015 में किशोर न्याय अधिनियम 2000 में संशोधित किया गया है। उसमें 16 से लेकर 18 साल तक के व्यक्तियों को बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराध करने की सज़ा दी जा सकती है। विधेयक जो पारित करने का मुख्य कारण दिल्ली बलात्कार का मामला था, जहां अपराध करने के दौरान आरोपियों ने एक 17 साल का था, उन्हें किशोर न्यायालय द्वारा अलग से मुकदमा चलाने की कोशिश की गई और उन्हें केवल 3 साल के कारावास की सज़ा मिली। इसके बहुत सारे विवादों को उठाया और जनादेश दिया कि उन किशोरों की उम्र में संशोधन होना चाहिए जो जघन्य अपराध कर रहे हैं। हत्या के मुकदमे से अभियुक्त को सजा। जिन व्यक्तियों पर एक ही अपराध का आरोप है उन्हें समान सजा दी जाएगी। सह आरोपियों का कबूलनामा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में धारा 300 के तहत प्रदान किया गया है। स्व अभियुक्त द्वारा किए गए कबूलनामे का एक स्पष्ट साक्ष्य मूल्य है और यह खुद को अन्य अभियुक्तों को भी प्रभावित करता है। समता सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि यह अपराध एक ही अपराधियों या एक ही अपराध के दोषी व्यक्तियों को समान सजा होनी चाहिए। यह सिद्धांत दोषी व्यक्तियों को सजा देते समय निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। कुछ मामलों में नहीं लगती धारा 302। कौन कौन सी मामलों में नहीं लगती उसको देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत कुछ प्रावधान दिए गए हैं और यदि कोई मामला इस धारा के प्रावधानों की सभी शर्तों को पूरा करता है तो ही केवल धारा 302 का प्रयोग किया जा सकता है। यदि कोई मामला धारा 302 की सभी शर्तों को पूरा नहीं कर सकता तो उसमें धारा 302 के तहत अलावा किसी और धारा का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन धारा 302 का प्रयोग नहीं हो सकता। धारा 302 में न्यायालय में हत्या करने वाले व्यक्ति के इरादे पर ध्यान दिया जाता है, किंतु कुछ मुकदमे ऐसे भी होते हैं जिनमें एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या तो की जाती है किंतु उसे मारने वाले व्यक्ति का हत्या करने का इरादा नहीं। तो ऐसे सभी मामलों में धारा 302 के स्थान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का प्रयोग किया जाता है। धारा 304 में मानव वध के दंड के लिए कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जिसमें किसी भी मानव के वध की सजा के लिए मृत्यु दंड के स्थान पर आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास के साथ साथ आर्थिक दंड की सजा सुनाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद जहां मानव वध को हत्या नहीं माना जाता, धारा 300 की धारा 1 से लेकर 4 में आवश्यक सामग्री प्रदान की जाती है, सजातीय मात्रा में होती है। धारा 300 उन मामलों को बिछाने के बाद जिन्होंने अपराधी हत्या को हो जाती है। कुछ असाधारण स्थितियों का उल्लेख करते हैं जिनमें तहत अगर हत्या की जाती है तो यह धारा 304 और धारा 30 के तहत नहीं बल्कि धारा 304 के तहत हत्या की सजा के लिए दोषी नहीं।
अपवाद क्या है इसमें? गंभीर और अचानक उकसावा, निजी रक्षा, कानूनी शक्ति का प्रयोग, अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्व शर्त के और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामलों में सहमति। एक बेहतर समझ के लिए उपयुक्त अपवादों और विस्तृत किया गया है। पहला, अगर गंभीर और अचानक उकसावा की बात की जाए, यदि अपराधी को अचानक गंभीर और उकसावे के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित किया जाता है तो उसका कार्य उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है। जो दुर्घटना या गलती से किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो ए को सी द्वारा गंभीर और अचानक उकसावा दिया जाता है। इस उकसावे के परिणाम स्वरूप ए ने सी को गोली मार दी। ए का इरादा सी को गोली मारने का नहीं था। ए के हत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है, लेकिन गैर इरादत हत्या के लिए उत्तरदायी है। दो में निजी रक्षा की बात की जाए, निजी रक्षा के अधिकार का प्रयोग खुद की रक्षा के लिए किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर निजी रक्षा में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं, समय आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसके खिलाफ वह इस अधिकार का प्रयोग करता है। तो हत्या के लिए उत्तरदायी होगा। यदि वह गैर इरादत है तो वह हत्या के लिए दोषी नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर देखी जाए कानूनी शक्ति का प्रयोग, यह कार्य एक लोक सेवक द्वारा किया जाता है जो सार्वजनिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। यदि लोक सेवक को ऐसा कार्य करता है जो उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक है, जैसा कि नेक नियत से किया जाता है और वो इसे वैध मानता है। उसके बाद अचानक लड़ाई का मतलब जब लड़ाई अप्रत्याशित थी, दोनों पक्षों में किसी व्यक्ति की हत्या या हत्या का कोई इरादा नहीं था, या महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है कि किस पार्टी ने पहला हमला किया या किसने उकसाने की पेशकश की। 5 में देखा जाएगा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के मामले में शामिल। जब व्यक्ति अपनी मृत्यु का कारण बनने की सहमति देता है तो यह हत्या की कोटि में ना आने वाला है, गैर इरादत मानव वध होगा। हालांकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अभिव्यक्ति का अर्थ उचित संदेह से परे। संदेह के अपराध से तरीके में खड़े होने के लिए वास्तविक संदेह और एक उचित संदेह होना चाहिए। यदि डेटा परीक्षण न्यायाधीश के दिमाग को संदेह में छोड़ देता है तो निर्णय पक्ष के लिए राजी होना चाहिए। यदि अभियोजन न्यायाधिकरण का दिमाग समान रूप से संतुलित है तो आरोपी दोषी या नहीं, आरोपी को बरी करना उसका कर्तव्य है। धारा 302 के तहत आरोप लगाए जाने पर जमानत या न्यूनतम समय क्या है? यदि आप धारा 302 के तहत आरोप लगाया जाता है, जो जमानत देने के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत कोई निर्धारित सीमा निर्धारित नहीं है। आईपीसी की धारा 302 के तहत यह मामला बहुत ही गंभीर अपराध है और यदि आप हत्या के आरोपी हैं तो जमानत प्राप्त करना आसान कार्य भी नहीं है। किसी अभियुक्त को हत्या के मामले में यदि जमानत मिल सकती है या नहीं, यह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। इसके अलावा अगर आरोपी के खिलाफ दिए गए सबूत बहुत मजबूत है तो यह जमानत प्रक्रिया में और देरी करेगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किए गए अवलोकन के अनुसार यदि कोई अपराध मौत की सज़ा है तो न्यूनतम सज़ा भी हो, जांच की अवधि 90 दिनों की होगी। इस तरह यदि अपराध उम्र कैद के साथ साथ दंडनीय है, भले ही प्रदान की गई न्यूनतम सज़ा 10 साल से कम है, तो डिफ़ॉल्ट जमानत उपलब्ध होने से पहले हिरासत की अवधि 90 दिन होगी। इसलिए यदि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है तो मृत्यु का आजीवन कारावास के साथ साथ दंडनीय है, लेकिन न्यूनतम कारावास 10 साल से कम है तो 90 दिनों की अवधि भी लागू होगी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में माना कि एक अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 और 2 के तहत अपराधी प्रक्रिया की जमानत का हकदार है। यदि 10 साल तक की सज़ा के साथ दंडनीय अपराध में पुलिस 7 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहती है, सभी मामलों में जहां न्यूनतम सज़ा 10 साल से कम है। भारतीय दंड द्वारा भारतीय दंड संहिता 302 जमानत आवेदन खारिज कर दिया जाता है तो क्या करें? यदि भारतीय दंड द्वारा 302 जमानत आवेदन खारिज अगर आपका कर दिया जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया, हत्या के आरोप में जमानत प्राप्त करना आसान काम नहीं है। ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां आपकी जमानत अर्जी खारिज हो सकती है। हालांकि यदि आपने जमानत के लिए आवेदन किया और आपकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई
तो आपके पास जमानत अर्जी खारिज करने के आदेश की समीक्षा करने के लिए न्यायाधीश के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर करने का विकल्प है। इसके अलावा आप उच्च न्यायालय के समक्ष आदेश को चुनौती भी दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके मामले में योग्यता है, यदि आपके पास एक नया आधार है जिस पर आप जमानत की मांग कर रहे हो, तो आप दूसरी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। भारत में हत्या ट्रायल कैसे किया जाता है? यदि अभियुक्त हत्या के लिए दोषी नहीं है, यदि अभियुक्त हत्या के लिए दोषी नहीं है तो अदालत अभियोजन को बुलाती है और गवाहों की जांच के लिए एक दिन तय करती है। अदालत किसी भी अभियोजन पक्ष के गवाह से जिरह की अनुमति दे सकती है। एक बार अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्य समाप्त हो गए, जांच की हो गई, अदालत ने अभियुक्त को अपने बचाव के लिए बुलाया। सीआरपीसी की धारा 342 के अनुसार अदालत को अभियुक्त की जांच और पूछताछ करनी चाहिए ताकि अभियुक्त को उसके खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में किसी परिस्थिति जन्य को समझाने में सक्षम बनाया जा सके। यदि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायाधीश को लगता है कि कोई सबूत नहीं है जो दर्शाता है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो न्यायाधीश बरी करने का एक आदेश रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि धारा 232 के तहत उल्लेख किया है। हालांकि अगर धारा 232 के तहत सुनवाई के बाद आरोपी को बरी किया जा सकता है, किसी भी सबूत को प्रस्तुत कर सकता है जो उनके समर्थन में हो, रक्षा साक्ष्य के निष्कर्ष के बाद केस का अंतिम तर्क कहा जा सकता है। अंतिम तर्क क्या है? अभियोजन पक्ष की ओर से अंतिम दलीलें पेश की जाती हैं। बाद के आरोप लगाया जाता है कि जज यह तय करते हैं कि अभियुक्त को बरी करनी है या दोषी। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 314 के अनुसार कार्यवाही में दो में से कोई भी पक्ष अपने साक्ष्य के बंद होने के बाद जैसे भी हो सकता है, इससे पहले कि वह अपने मौखिक तर्कों का समापन करे, यदि कोई हो तो उसके तर्कों के साथ अदालत में एक ज्ञापन प्रस्तुत। अगर इस दोनों का निर्णय लिया है तो दोनों पक्षों द्वारा मामला प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायाधीश अभियुक्त को या दोष मुक्त करता है या दोषी ठहराता है। इसे निर्णय के रूप में जाना जाता है। सीआरपीसी की धारा 250 के अनुसार यदि किसी आरोपी को निर्वासित किया जाता है तो बरी कर दिया जाता है। यदि उसके खिलाफ शिकायत करने वाला व्यक्ति उपस्थित हो तो अदालत उसे यह दिखाने के लिए बुला सकती है कि उसे आरोपी को कोई मुआवजा क्यों नहीं देना चाहिए। यदि वो उपस्थित नहीं होता तो उसके लिए एक सम्मान जारी भी किया जाता है। हत्या की सज़ा के खिलाफ अपील करने की प्रक्रिया क्या है? एक अपराधी मामलों में यदि अपीलकर्ता दोषी नहीं पाया तो सरकार अपील नहीं कर सकती। दोषी पाई जाने पर प्रतिवादी अपील कर सकता है। एक आपराधिक मामलों में दोनों तरफ से सजा के संबंध में न्यायालय के फैसले के बाद अपील की जा सकती है। अपील करने के लिए अपीलकर्ता द्वारा समय लिया जाता है और अन्य कागजी कार्रवाई को भी भरना भी एक कारक है, इसमें उसे कितना समय लगता है। ऐसे करके काफ़ी सारी बातें होती हैं, बट जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट तौर पे जो है क्या हो, स्पष्ट तौर पे वहाँ पे सही है। तो इसलिए क्या होती है, वहाँ पे हमें हमारे पास क्या प्रूफ है, क्या एविडेंस है, उसको वहाँ पे दिखाया जाता है और उसी के तौर पे वहाँ पे बात होते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं। और ऐसे करके यहाँ पे कुछ केसेस दी गई है, कुछ केसेस का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है जो आप देख सकते हैं। कुछ बहुत सारी केसेस का यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो भी आज का आईपीसी धारा 302 के तहत थे आईपीसी की सेक्शंस, ये आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का सेशन। और बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है वीडियो में, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो, जिसके माध्यम से हम जान सके आपका फीडबैक और फिर उस पर वीडियो बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।